हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में एकदम। तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स मास्टर, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स पार्टनर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए लेकर आया हूं बहुत रॉकिंग से, बहुत आराम से, बहुत शानदार से, बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट्स को आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर, वो भी क्लास 9 के उदय सीरीज में। अब भाई, आज का लेक्चर बहुत, जैसे कि हम पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, बहुत सारी चीजें पहचान चुके हैं, बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। आज उन्हीं उसी सीरीज में कुछ नया, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि भाई, ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, उधर सीरीज है, क्लास 9th के लिए डेडिकेटेडली है। ये क्लास 9th के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, क्योंकि काफी हिंदी मीडियम के बच्चों की डिमांड आती है कि सर, बिना टाइम वेस्ट किए हमें लेक्चर प्रोवाइड करो, बिना टाइम वेस्ट किए हमें मटेरियल प्रोवाइड करो। क्लास 9 के हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई ध्यान नहीं रखता, लेकिन फिजिक्स वाला आपके लिए स्पेशली लेकर आया है उदय सीरीज। ये बात मैं पिछले कई लेक्चर में रिपीट कर चुका हूं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ नई नई बातें। अब भाई, पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था गति के बारे में, पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चे मोशन के बारे में, पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था एक समान वृत्ति गति के बारे में, पुराने लेक्चर की में हमने पढ़ा था बच्चे चाल, गति, वेग, त्वरण, विस्थापन, सारी की सारी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, जो कि इस चैप्टर का हिस्सा थी। अब ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये चैप्टर आपकी बेसिक फिजिक्स का, ये चैप्टर आपकी जो आधारभूत भौतिकी है ना, जो कि आपके बेस को स्ट्रांग बनाती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोर्स, आज इस चैप्टर में मैं आपको फोर्स की परिभाषा नहीं बता पाऊंगा, फोर्स के इफेक्ट बता पाऊंगा, क्योंकि बच्चे, फोर्स की परिभाषा समझने के लिए आपको न्यूटन के दूसरे नियम को के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगले लेक्चर में हम न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम समझेंगे। आज हम न्यूटन के नियम पढ़ने से पहले की तैयारी कर रहे हैं। आज हम जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे, आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए उदय होगा, आपके लिए एक नए चैप्टर का उदय होगा, आपके लिए नए चैप्टर की शुरुआत होगी, आपके लिए नए चैप्टर का एक नया रूप चालू होगा। ठीक है बच्चे, आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत लंबी क्लास होने वाली है, बहुत लंबी मतलब जैसी होती है भाई, जैसे शेड्यूल में होती है। तो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब भाई, ये जो पुरुष दिख रहे हैं, ये जो महापुरुष जो दिख रहे हैं, ये ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं, ये कोई और नहीं मैं हूं। वो तो मेकअप करके मैंने फोटो ली थी, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे आप जानते हो मैं कैसा दिखता हूँ। ठीक है, आज ये महापुरुष जो अंगूठा दिखा रहे हैं, इनका वास्तविक स्वरूप, अर्थात मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ नई नई सी बातें। क्या पढ़ाने वाला हूं सर? 2 बार बोल चुके हो ये बातें कि कुछ नई नई बातें पढ़ाने वाले हो, लेकिन आगे तो बताओ पढ़ाने क्या वाले हो। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का अगला चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? बल और गति के नियम। क्या शुरू करेंगे बच्चे हम? बल और गति के नियम। तो आज की क्लास में, आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो बच्चे, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बल और गति के नियम के बहुत शानदार से कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज की क्लास का मॉड्यूल क्या होने वाला है, आज की क्लास का फ्लो क्या होने वाला है। सर, पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, चौथा कौन सा पढ़ेंगे? अगर मैं इस महापुरुष की जगह खुद खड़ा हो जाऊं तो कैसा लगूंगा? यस, अच्छा लगूंगा। ठीक है, तो भाई, आज की क्लास का फ्लो, आज की क्लास का लेक्चर, आज का फ्लो क्या होने वाला है, आज के टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। तो इन शॉर्ट भाई, साधारण शब्दों में बोलो सर, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे जड़त्व, और उसके बाद पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार के बारे में। आपका ये जो पूरा टॉपिक है ना, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को जानना है, इस टॉपिक को पहचानना है, तो आपको मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, मेरी एक एक बात को ध्यान से जानना पड़ेगा, मेरी एक एक बात को जिंदगी के एग्जाम्पल से जोड़कर समझना पड़ेगा, तभी ये बातें आपकी जिंदगी में उतरेंगी। भाई देखो, लेक्चर एक मूवी की तरह मत देखा करो, लेक्चर आप दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट की तरह समझा करो, कि कुछ जो बातें हो रही हैं उन बातों में डूब जाया करो। डूब जाया करो मतलब पानी वाला डूबना नहीं, उन बातों में खो जाया करो, उन बातों को प्रैक्टिकल इमेजिन करा करो। कि बच्चे, जितने आप एग्जाम्पल मानोगे ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल इमेजिन करके समझोगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। ठीक है, आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएंगी बच्चे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। जब आप चीजों को इमेजिन करने लगते हो तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, और जैसे ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, पढ़ाई ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है, पढ़ाई ऑटोमेटिकली वैसी लगने लगती है जिन चीजों में आपके दूसरी चीजों में मन लगता है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से पढ़ाई में भी आपका मन लगने लगता है। बस आप अपने ध्यान को थोड़ा सा उस पढ़ाई के साथ जोड़ दो। तो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बल के बारे में। किसके बारे में? बल के बारे में। उसके बाद संतुलित बल और असंतुलित बल।
ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार, और कुछ उदाहरण के साथ हम जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं बल की, ठीक है। क्या आप में से किसी को, जो ये लेक्चर देख रहा है, क्या आप में से किसी को बल की परिभाषा याद है? तो आप तुरंत बोलोगे सर बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बढ़िया, ये आपके मन को खुश करने के लिए परिभाषा बहुत अच्छी सिखाई गई है 8th क्लास में। आपको बहुत मजा आया होगा 8th क्लास में परिभाषा। अरे वाह, हमारे टीचर ने, हमारे सर ने 8th क्लास में इतनी प्यारी परिभाषा सिखाई कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल मतलब धक्का लगा देना, बल मतलब खींच लेना। किसी चीज को धक्का लगा देना मतलब हमने बल लगा दिया, किसी चीज को खींच लिया मतलब हमने बल लगा दिया। वो बढ़िया थी, आपके मन को खुश करने के लिए बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया तरीके से आप खुश हो गए थे। बड़ा आसान सा लगता था कि बल मतलब धक्का लगाना, बल मतलब खिंचाव करना, बड़ा मजा आता था, बड़े खुश हो जाते थे कि नहीं भाई क्या तो पढ़ा दिया, क्या तो चीजें हमें सिखा दी। लेकिन आज हम बल के बारे में कुछ नई नई बातें पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम बल के बारे में कुछ नई नई बातें पढ़ेंगे कि बल तो ठीक है भाई, धक्का लगा दिया खींच लिया, धक्का लगा दिया खींच लिया। उस धक्के से, उस खींचने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आज हम उन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे, आज हम उन सारी बातों के बारे में सीखेंगे। बस शर्त इतनी है कि आप मेरे से एक एक बात सीख कर जाओगे। अब बहुत सारी बातें नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, बहुत आराम से बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, बस तुम इंटरेस्ट बांधे रखना। अब बल भाई बचपन में जो तुम्हें पढ़ाया गया बिल्कुल सही पढ़ाया गया। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का क्या है बच्चे? धक्का या खिंचाव। तो इस बल के धक्का या खिंचाव के और क्या क्या रूप हो सकते हैं, तो आज हम उन सारे रूप के बारे में, उन सारे प्रभाव के बारे में कि बल जब आप किसी वस्तु पर धक्का लगाते हो, जब आप किसी वस्तु पर खींचते हो तो क्या होता है, जब आप किसी वस्तु पर धक्का लगाते हो, जब आप किसी वस्तु को खींचते हो तो क्या क्या होता है। तो बल क्या करता है, एक एक चीज समझेंगे अपन, बल क्या करता है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि बल की परिभाषा। एक बात आपको बता दूं, आज मैं आपको बल की परिभाषा नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको बल की परिभाषा इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। कारण क्या है, बल की परिभाषा आने के लिए आपको न्यूटन का दूसरा नियम आना बहुत जरूरी है, जो न्यूटन भैया कह गए। क्या न्यूटन भैया आपसे जो कह गए ना कि जो दूसरा नियम आपको सीखना है, तो दूसरा नियम आपको सीखना है तभी आपको बल के बारे में पता होगा, ठीक है। अब भाई पहली शर्त ये थी इस लेक्चर को पढ़ने की, पहली शर्त ये थी आपको कि भाई वो पुराना वाला लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, पुराना वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब बच्चे क्यों सर क्या बात कर रहे हो, आज तो हम नए जुड़े हैं, हमने तो आज पहली बार लेक्चर देखा है, हम क्यों देखें पुराना लेक्चर। लेक्चर तो देखो भाई, तुम्हारे लिए ही है, कोई भी सारी चीजें इतनी मेहनत की जा रही है सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों के लिए, उदय के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। अब देखो बच्चे, बल क्या है, बल क्या है। अब बच्चे मैं आपको बताऊं, जहां जहां त्वरण होगा, क्या बोला बच्चे, जहां जहां त्वरण होगा वहां वहां बल होगा। क्या बोला, जहां जहां त्वरण होगा वहां वहां बल होगा। क्या बोला बच्चे, जहां जहां त्वरण होगा वहां वहां बल होगा। तो भाई न्यूटन भैया का जो हम दूसरा नियम पढ़ेंगे ना, वो नियम कहता है कि F बराबर ma, तो जहां जहां त्वरण होगा, यह क्या बात कर दी सर, त्वरण तो हमें आता ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं तुम्हें आएगा त्वरण, पुराने वाले लेक्चर को देख कर आओ, पहले पुराने चैप्टर में सारी चीजें बताई गई हैं। जहां जहां त्वरण होगा वहां वहां बल होगा। अब त्वरण और बल एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, ऐसे रिश्तेदार जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, ऐसे रिश्तेदार जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, उन्हें त्वरण और बल कहा जाता है। आज मैं आपको सारी बातें सबूत के साथ बताऊंगा, एक एक करके हम बात करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं भाई, ठीक है। अब सर आपने बल के बारे में बहुत अच्छी बात बताई, आप पहली बात बताओ कि बल क्या करता है। बल तो हमें पता है एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, अब बल क्या क्या कर सकता है, आज हमें सारी बातें बताओ। तो भैया मैं आपको सारी बातें बताता हूं, ठीक है। तो भैया मैं आपको सारी बातें बताता हूं। देखो मेरे पास एक पानी की बोतल है, मेरे पास एक पानी की बोतल है। अब मेरे पुराने बच्चे जो इस लेक्चर को पहली बार नहीं, जो मुझे काफी टाइम से जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं इसके बारे में क्या बोलने वाला हूं। अब आप मुझे बताइए कि ये बोतल, ये जो पानी की जो बोतल है, ये बोतल गति में है या फिर विराम में है। तो आप बोलोगे सर ये तो विराम में है, सर ये अपनी स्थिति नहीं बदल रही है। अरे जब भी कोई अपनी वस्तु स्थिति नहीं बदलती है, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वो किस में होती है, विराम में। अर्थात ये बोतल अपनी स्थिति नहीं बदल रही है। आप देख रहे हो वहां स्क्रीन से, आपको वहीं रखी दिख रही है, आप ऐसी रखी छोड़ दो इसे, मेरा हाथ है भाई, हाथ दुख जाएगा। तो भाई अगर ये ऐसी रखी है तो आपको ऐसी रखी दिखेगी, अर्थात ये बोतल विराम में है।
सर इसे गति में लाके दिखाओ, सर इसे गति में लाके दिखाओ। पहले मैंने ढक्कन टाइट कर लिया, पानी भरा हुआ उसमें, ठीक है, आप इसे गति में लाके दिखाओ। तो ये लो भाई, मैंने लगा दिया धक्का। मैंने क्या लगा दिया, इसे देखो, जैसे ही मैंने धक्का लगाया तो ये क्या आ गई बच्चे, गति में। धक्का, धक्का, आपने तो कहा था बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, तो जैसे ही मैंने धक्का लगाया ये किस में आ गई, गति में। जैसे ही मैंने क्या लगाया बच्चे, धक्का, तो ये किस में आ गई बच्चे, गति में। तो बल एक प्रकार का क्या है, धक्का या खिंचाव। बल एक प्रकार का क्या है, धक्का या खिंचाव। तो बेटा देखो, जैसे ही मैंने क्या लगाया बल, वैसे ये किस में आ गई बच्चे, गति में। बढ़िया सर। तो बल धक्का या खिंचाव है, बड़ी प्यारी परिभाषा थी। बल सबसे पहले क्या कर सकता है, सबसे पहले किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसी अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव्य व गैस वाली नहीं, सॉलिड लिक्विड व गैस वाली नहीं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ कि अवस्था दो प्रकार की होती है, किसी भी वस्तु की अवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है विराम, एक होती है गति। तो बच्चे किसी भी वस्तु को ये किस में ला सकता है बच्चे, विराम से, किसमें बच्चे, विराम से गति में। तो यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, आपने फुटबॉल खेली होगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो लेक्चर देख रहा हो वो फुटबॉल नहीं खेला हो। अब फुटबॉल रखी रहती है, फुटबॉल रखी रहती है, आप फुटबॉल में जाते हो और एक किक मारते हो, ठीक है। फुटबॉल में जाकर हम क्या करते हैं, एक किक मारते हैं। फुटबॉल तो रखी हुई है, अर्थात किस में है, विराम में। फुटबॉल तो रखी हुई है, मतलब किस में है, विराम में। आपने दी एक किक, तो आपने क्या लगाया, धक्का। धक्का अर्थात क्या लगाया, बल। तो भाई वहां से विराम से किस में आ गई, गति में। तो बल एक प्रकार का धक्का है जो कि वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। क्या बात कर दी सर, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे आपको और भी बातें आज मैं बताऊंगा कि बल और क्या क्या होता है। तो बच्चे बल किसी भी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। आप लोग अक्सर ये खेल करते होगे, आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है, आप उस पर एक धक्का दे देते होगे तो वो दोस्त ऐसे आगे बढ़ जाता होगा, ऐसे करते होगे ना कि भाई किसी भी कोई दोस्त आपका खड़ा हुआ, उस पर आप धक्का दे देते होगे तो वो दोस्त ऐसे आगे बढ़ जाता होगा, जरूर होता होगा। आपका दोस्त बेचारा खड़ा हुआ है, गाने गा रहा है, नीले गगन के तले, और पीछे से आपने धक्का दे दिया, तो आपने क्या लगाया, बल। तो वो आपका मित्र किससे, विराम से किस में आ गया, गति में। किया होगा ना आपने, ये जरूर किया होगा। अगर किया है ना तो मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद सर 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 अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब सर ये क्या सच बात है, ये क्या सच बात है कि हमेशा बल विराम से गति में लाएगा? सर कुछ और बात भी तो हो सकती है। तो देखो बेटा ध्यान से, ये बॉटल है, ये बॉटल है, ये बॉटल चलती हुई आ रही है, मतलब किस में आ रही है, गति में। देखो ध्यान से, ये बॉटल चलती हुई आ रही है, मतलब किस में आ रही है, गति में। और मैं इसे हाथ से पकड़ ले रहा हूं, और मुझे इसे हाथ से पकड़ने के लिए बल लगाना पड़ रहा है। फिर से देखते हैं, ये बॉटल गति में है और ये मैंने इसे पकड़ लिया, अर्थात ये बॉटल किस में आ गई, किस में आ गई, विराम में। तो बच्चे बल एक ही काम नहीं करता, बल विराम से गति ही नहीं लाता, विराम गति से, बल जो होता है ना गति से विराम की तरफ भी लाता। देखो ये लो भाई, आपके सामने जीवंत उदाहरण है, ये गति में है, ये विराम में आ गई। तो बल सदैव विराम से गति में ही वस्तुओं को नहीं लाता भाई, बल इसका उल्टा भी करता है। बल क्या करता है, इसका उल्टा गति से विराम में भी लाता है। क्या क्या करता है बच्चे, गति से क्या करता है, विराम में भी लाता है, ठीक है। तो बल भैया विराम से गति में ले जाता है वस्तुओं को। सर बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता है। और इसका उल्टा भी करता है। मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपके लिए बोला हुआ था कि बल अवस्था परिवर्तन करता है। बल क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है, अर्थात विराम से गति या फिर गति से विराम में ले जा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मान लो एक एग्जाम्पल हम मानते, मान लो एक जीप खड़ी हुई है, मान लो एक कार खड़ी हुई है, और बड़ी शक्ति मान लो, और बड़ी वस्तु मान लो एक ट्रक खड़ा हुआ है। आपके अंदर आ गई पावर, आई हैव द पावर, और आप जाते हो ट्रक को धक्का लगाने लगते हो। तो आप क्या लगा रहे हो, बल। आप क्या लगा रहे हो, बल। और ट्रक खड़ा हुआ था भाई, तो ट्रक को आपने क्या लगाया, धक्का। माना कि ट्रक आपसे धक्केगा नहीं, पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ट्रक आगे बढ़ गया। अब ट्रक आगे बढ़ गया भाई, ट्रक आगे बढ़ गया, ट्रक तो आगे बढ़ गया, तो मतलब ट्रक कहां से, विराम से किस में आ गया बच्चे, गति में। तो बल एक प्रकार का धक्का है जो वस्तुओं को विराम से गति में ले जाता है। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने, विराम से किस में ले गया, गति में, या फिर गति से किस में ले आता है, विराम में। अब आपने जिस ट्रक को धक्का दिया था, आपने जिस ट्रक को धक्का दिया था, मतलब क्या लगाया था, बल। तो वो ट्रक विराम से किस में आ गया, गति में। अब आप दूसरी तरफ उससे पहले आगे बढ़ गए, उससे पहले आगे बढ़ गए, ट्रक आपकी तरफ आगे चलता हुआ आ रहा है, ट्रक आपकी तरफ आगे चलता हुआ आ रहा है। अब आपने उस ट्रक को रोकना है, तो आप क्या लगाओगे, ऐसे बल। ऐसा भाई बिल्कुल करके ना देखना, ऐसा बिल्कुल करके ना देखना, सिर्फ ये आकाश सर के उदाहरण हैं। तो आपने बल लगाया जिससे ट्रक क्या हो गया, रुक गया। अब ज्यादा दूर ना जाओ भाई, मैं आपको और बताता हूं
क्रिकेट मैच आप सबने खेला होगा। क्रिकेट मैच जब आप खेलते हो ना तो बॉल आपकी तरफ चलती हुई आती है, बॉल आपकी तरफ चलती हुई आती है। जब बॉल आपकी तरफ चलती हुई आती है तो बॉल किस में होती है? गति में। किस में होती है? गति में। लेकिन इस भारत की दीवार कहते हैं जिसे हम भारत की दीवार, राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ भैया, शोएब अख्तर भाई साहब की 160 किलोमीटर की बॉल को, जो 160 किलोमीटर की गति से आ रही है, ऐसे टच कर देते थे बैट से और बॉल वहीं की वहीं रुक जाती थी। अर्थात राहुल द्रविड़ भैया ने क्या लगाया? बल। राहुल द्रविड़ भैया ने बल लगाया, जिसकी वजह से बॉल गति से किस में आ गई? विराम में। लो भाई, तो क्या होता है बच्चे? विराम से गति में या फिर गति से विराम में। इसके अलावा बल क्या कर सकता है सर? ठीक है, इसके अलावा बल क्या कर सकता है? मान लो आपका कोई दोस्त साइकिल चला रहा है, मान लो आपका कोई दोस्त साइकिल चला रहा है, तो वो साइकिल चला रहा है, उसकी गति है, उसके पास क्या है? गति है। गति अर्थात वो गतिमान है, और गति है तो उसके पास चाल भी होगी। क्या होगी बच्चे? चाल। आपका दोस्त बेचारा गाना गाता हुआ नीले गगन के तले गाना गाता हुआ साइकिल चला रहा था, लेकिन आप ठहरे शरारती, आपको इतने प्यार से चीजें समझ नहीं आती। आप तो गए आपके दोस्त की साइकिल में बहुत तेज तेज धक्का लगा दिया। जैसे ही आपने बहुत तेज तेज धक्का लगाया ना, आपका जो दोस्त है ना, उस दोस्त की साइकिल की गति बढ़ गई, उस दोस्त की साइकिल की गति बढ़ गई, उस दोस्त की साइकिल की गति क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऑलरेडी वो भैया किसी ना किसी स्पीड, किसी ना किसी चाल से साइकिल चला रहा था, लेकिन आपने क्या लगा दिया? धक्का। आपने क्या लगा दिया? धक्का, जिससे उसकी चाल क्या हो गई बच्चे? बढ़ गई। चाल क्या हो गई बच्चे? उसकी बढ़ गई। तो बल और क्या कर सकता है सर? चाल को बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है बच्चे? चाल को बढ़ा सकता है। जितना चाल को बढ़ाना है ना आपको, उतना बल लगाना पड़ेगा। अच्छा, आगे और देखते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपके मन में यही शरारत आ रही हो। अगर कोई बच्चा साइकिल चलाता हुआ आ रहा है तो आप आगे से भी तो रोक सकते हो, आगे से भी तो रोक सकते हो। जब आप उसे आगे से रोक रहे होगे, जब आप उसे आगे से रोक रहे होगे तो उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। उसकी चाल क्या होगी बच्चे? कम होगी। तो भैया जब भी कोई वस्तु गति में होगी, जब भी कोई वस्तु गति में होगी, तो बल हमेशा चाल को बढ़ाएगा ही नहीं, कभी कभी बल चाल को कम भी कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चे? कम भी कर सकता है। ठीक है, तो विराम से गति में ला सकता है बल। वस्तु आराम कर रही हो, आप उस पर लगा दो धक्का, तो विराम से क्या आ जाएगी बच्चे? गति में। अगर कोई वस्तु चलती हुई आ रही है, अगर कोई वस्तु आपकी तरफ बॉल आ रही है, आप हाथ से पकड़ सकते हो। आपकी तरफ कोई भी सामान आ रहा है, आप बल लगाकर उसे पकड़ लो, अर्थात गति से किस में आ गई? विराम में। अब यदि कोई वस्तु एक चाल से चल रही है और आपने क्या लगा दिया? धक्का, तो उसकी चाल क्या हो गई? बढ़ गई। अगर कोई वस्तु किसी चाल से चल रही है और आपने विपरीत दिशा में बल लगा दिया, तो क्या हो गया? उसकी गति क्या हो गई? कम हो गई। उसकी चाल क्या हो गई? कम हो गई। अब सर ये सारी बातें तो हमें पता थी, आप कुछ नया बताओ। तो बच्चे देखो, बल और क्या कर सकता है? मान लो मेरे पास ये पानी, क्या लो, ये है ही पानी की बोतल बाबा, ये है ही, ये पानी की बोतल पे मैं लगा रहा हूं बल। ढक्कन खोलना पड़ेगा, अब थोड़ी एयर पास कराना पड़ेगी। तो इस पर मैंने क्या लगाया? बल। जैसे ही मैंने बल लगाया ना, तो इस बोतल का आकार परिवर्तित हो गया। क्या बदल गया बच्चे? आकार परिवर्तित हो गया। तो जैसे ही मैं बल लगाता हूं, जैसे ही मैं बल लगाता हूं किसी भी वस्तु का, हम उस वस्तु का क्या कर सकते हैं? आकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु का आकार भी परिवर्तन हो सकता है। और उदाहरण लेकर देखते हैं भाई। मान लो ये मेरे पास एक रस्सी है, ये बेचारी रस्सी ऐसी पड़ी हुई थी, मैंने बल लगा दिया, लो इसका आकार, मैंने बल लगा दिया, लो इसका आकार बदल गया। तो बल क्या क्या कर सकता है? बल वस्तु का आकार भी परिवर्तित कर सकता है। ये मेरा हाथ रखा हुआ है, ये मेरा हाथ का आकार है, ये लो भाई मैंने बल लगा के हाथ के आकार को बदल दिया, ये लो भाई मैंने बल लगा के हाथ के आकार को बदल दिया। तो बल क्या क्या कर सकता है? बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। आपने ये कभी करा होगा, आपके घर में कोई भी आटा गूंथता होगा, मम्मी खाना बना रही होती है, मम्मी खाना, मम्मी रोटी दे दो, तो मम्मी क्या कर रही होती हैं? वो रोटी को ऐसे ऐसे बेलते हैं, रोटी को बेलन से ऐसे ऐसे बेलते हैं। तो जब रोटी को ऐसे ऐसे बेलन से बेलते हैं ना, तो मम्मी क्या लगा रही होती हैं? बल लगा रही होती हैं। क्या लगा रही होती हैं बच्चे? बल। वो बल क्या करता है? वो बल कौन सा जादू कर रहा है? वो बल कौन सी नई चीज ला रहा है? वो बल क्या कर रहा है? बल आटे के आकार में परिवर्तित कर रहा है, आटे के आकार में परिवर्तन कर रहा है। तो भाई बल इसके अलावा किसी वस्तु के आकार में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चे? परिवर्तन कर सकता है। तो बल एक और नई चीज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? आकार में परिवर्तन। क्या कर रहा है बच्चे? आकार में परिवर्तन। ठीक है, आकार में परिवर्तन। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना। इसके अलावा एक और बात, एक और आखिरी बात,
मान लो फुटबॉल खेल रहे हो भाई, ऐसा कोई, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप में ऐसा कोई जो इस लेक्चर को देख रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में फुटबॉल, आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में क्रिकेट या फिर ऐसा कोई आउटडोर गेम खेला हो, कैरम ही खेला होगा। कैरम में भी आप बल लगाते हो, उंगली से ऐसे उंगली से बल लगाते हो, तभी तो आपका जो स्ट्राइकर होता है, वो स्ट्राइकर आगे जाकर दूसरे वाले से टकराकर कोलाइजन होता है। बच्चे एक सेकेंड, ठीक है। अब बच्चे आगे सुनते हैं अपन और बातें, ठीक। बल के 5 उपयोग आपने पढ़ लिए, अब छठा उपयोग। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आती है और आपने ऐसे घुमा दिया, तो बॉल आ रही थी इस दिशा में, लेकिन चलिए इस दिशा में गई। कैसे? आपने जो बल्ले की सहायता से क्या लगाया है, बल। बल्ले की सहायता से क्या लगाया बच्चे, बल। बल्ले की सहायता से क्या लगाया बच्चे आपने, बल। तो भैया बॉल जो आ रही है ना, उस बॉल पर आपने बल्ले की सहायता से क्या लगा दिया, बल। सर ये कौन सी नई बात है? अब इसमें बल के प्रभाव का नाम बताओ। यहां पर बल के कारण उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है बच्चे? दिशा में परिवर्तन। किस में परिवर्तन है बच्चे? दिशा में परिवर्तन। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो बल कुल 6 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कुल 6 प्रभाव। कितने प्रभाव? 6 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। मैं आपको एक एक के नाम बता रहा हूं आज। बल वस्तुओं को विराम से गति में ला सकता है। फुटबॉल रखी हुई है, लात मारो। फुटबॉल जब रखी हुई है अर्थात विराम में है, लात मारी आपने, मतलब क्या लगाया, बल। तो किस में आ गई बच्चे वो, गति में, पहला। दूसरा, जो बल होता है ना, गतिशील वस्तुओं को विराम में ला सकता है। आप कोशिश ना करना, जो मैं उदाहरण, एक ट्रक को रोको, ट्रक को रोकोगे तो ट्रक किस में होगा, गति में। आपने उस पर बल लगाकर क्या कर दिया, विराम में। अच्छा, इसके अलावा ये चाल को बढ़ा सकता है। अगर किसी वस्तु जो चल रही है उस पर और धक्का मार दो तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये चाल को कम भी कर सकता है, इसी के साथ साथ ये चाल को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। इसी के साथ साथ बल आकार में परिवर्तन कर सकता है, इसी के साथ साथ बल दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा देखो बेटा ध्यान से, बेटा ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि बल पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, त्वरण पर। बल पूरी तरह से किस पर है भैया, त्वरण पर निर्भर है, ठीक है। देखना बेटा ध्यान से, त्वरण क्या होता है, त्वरण का तात्पर्य होता है बच्चे वेग में परिवर्तन। क्या होता है बच्चे, वेग में परिवर्तन। तो अब हम देखते हैं कि कहां कहां वेग में परिवर्तन होगा। अच्छा बच्चे देखना, वेग तो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ये निर्भर करता है चाल पर, अर्थात ये निर्भर करता है स्पीड पर, ठीक है, स्पीड पर। और दूसरा ये निर्भर करता है दिशा पर, ठीक है, मतलब डायरेक्शन पर। अब हम ध्यान से देखते हैं, ठीक, यहां ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कहां कहां वेग में परिवर्तन हो रहा। तो बच्चे विराम से गति में वेग कम हुआ भाई। कोई वस्तु विराम में, माफ करना उल्टा बोल दिया मैंने गलती से उल्टा बोल दिया। कोई वस्तु विराम से गति में आ रही है, मतलब कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग कम था, फिर उसका वेग बढ़ गया, वेग कम था और वेग बढ़ गया, अर्थात वेग में परिवर्तन हुआ। तो ये जो है, ये किसका उदाहरण बन रहा है बच्चे, त्वरण का। अरे मैंने ही तो बोला था कि बल किस पर निर्भर करता है, त्वरण पर। बल किस पर निर्भर करता है बच्चे, त्वरण पर। दूसरा, गति से विराम में, मतलब पहले कोई वस्तु चलती आ रही थी, मतलब उसके पास वेग था। जब वेग था तो मैंने उसे रोक दिया, अर्थात उसके वेग को कम कर दिया। तो भैया वेग में परिवर्तन हुआ, अर्थात क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण। अब आगे देखो, ये चाल को बढ़ा सकता है। चाल मतलब कोई वस्तु चल रही है तो उसकी स्पीड को और बढ़ा देगा, तो यहां भी क्या उत्पन्न हो रहा है बच्चे, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है बच्चे, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। देखो गति यहां पर चाल को कम कर सकता है, मतलब चाल कम हो रही है तो कहीं ना कहीं वेग भी कम होगा, चाल कम हो रही है तो कहीं ना कहीं वेग भी कम होगा, अर्थात यहां भी फंडा किसका है, त्वरण का है। अगर आप ध्यान से देखो, आकार, इस वाले को छोड़ देते हैं अपन। अब छठा वाला, दिशा में परिवर्तन। मान लो कोई वस्तु ऐसी चलती हुई जा रही है इस दिशा में, आपने यहां से धक्का लगा दिया, वो बदल गई, तो दिशा बदल गई, चाल तो बदल ली, दिशा बदल गई। और जब दिशा बदलती है तो वेग भी बदलता है, और जब वेग बदलता है तो त्वरण होता है। तो यहां भी त्वरण का ही काम है। तो आप इसको छोड़ दो, इसके बारे में अभी थोड़ी देर से बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इन 6 में से 5 केस में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इन 6 में से 5 केस में क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और जहां त्वरण है वहीं तो क्या बनेगा बच्चे, बल। सूत्र क्या कहता है, F = ma।
सूत्र क्या कहता है बच्चे, F इज इक्वल टू एम ए, जहां जहां ए होगा वहां वहां एफ होगा, जहां जहां ए होगा वहां वहां एफ होगा। ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, जहां जहां त्वरण है वहां वहां क्या होगा बच्चे, बल होगा, जहां जहां त्वरण है वहां वहां क्या होगा बच्चे, बल होगा। तो ये थी बातें कुछ बल के बारे में, ये थी बातें कुछ बल के बारे में। सर बल के बारे में हमें और बातें जानना है। मैं आपको ये बच्चों वाली बातें जब आप 6-7 क्लास में थे इसको ओरली बता रहा हूं। अब बच्चे बल ऐसे भी होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बल जो होते हैं स्पर्शीय और अस्पर्शीय बल भी होते हैं। मतलब कभी कभी दो वस्तुओं के बीच ऐसे कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती तब भी बल लग रहा होता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आज वो बॉटल मेरा शिकार बन गई है। ये बॉटल, मैं इस बॉटल को पकड़ा हुआ हूं, मैं बल लगाया हुआ हूं उस पर। अच्छा मेरे अलावा एक और बल लग रहा है इस पर, कैसे पता चला? छोड़ दूंगा नीचे आएगी, छोड़ दूंगा नीचे आएगी, छोड़ दूंगा नीचे आएगी, तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इस बॉटल पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अच्छा यहां पर कोई वस्तु तो टच नहीं कर रही उसे, यहां पर कोई वस्तु तो टच ही नहीं कर रही, तो यहां पर अस्पर्शी बल लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पृथ्वी की सतह और इस बॉटल के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है, इसी कारण से अस्पर्शीय बल लग रहा है। लेकिन जब मैं बात करूं ऐसे मेरे मारने की, जब मैं इसे मार रहा हूं, जब मैं इसके आकार में परिवर्तन कर रहा हूं, तो इस स्थिति में जो बल लग रहा है वो स्पर्शीय बल लग रहा है। तो बल दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे? एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हो सकता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक हो सकता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हो सकता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बोलो भैया चमका, बोलो सारी चीजें आई या नहीं आई, बोलो सब कुछ क्लियर है या नहीं। तो मैंने आपको बल के 6 प्रभाव के बारे में बताया, मैंने बल के 6 इफेक्ट के बारे में बताया, और इन सारी बातों से हमने सीखा कि बल पूरी तरह से एक ही भौतिक स्थिति, भौतिक क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, भौतिक मात्रा पर डिपेंड करता है, वो है त्वरण। अब बल की परिभाषा की बात करी है, बल की परिभाषा की बात करी है, तो मैं बल की परिभाषा आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। कुछ सस्पेंस छोड़ दूं, जैसे हमारे धारावाहिक होते हैं, हमारे सीरियल्स होते हैं, एंड में किस जगह छोड़े जाते हैं? जब वो सीढ़ी से गिरने वाली होती है, जब कोई भी एक्ट्रेस सीढ़ी से गिरने वाली होती है, वहीं रोक देते हैं, ले भाई तू अगला देखेगा ही, वहीं रोक देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आज बल की परिभाषा नहीं पढ़ेंगे हम, बल की परिभाषा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बल की परिभाषा के लिए आपको अगले लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बल के 2 प्रकार होंगे। बल के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। एक होगा संतुलित बल और एक होगा असंतुलित बल। एक बल कैसा होगा बच्चे? संतुलित नाम होगा उसका, और एक बल कैसा होगा? असंतुलित नाम होगा। एक बल संतुलित और एक बल असंतुलित बल होगा। ध्यान से समझना, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल अर्थात बैलेंस फोर्स, अंग्रेजी में से कहते हैं बैलेंस फोर्स, और असंतुलित बल मतलब नॉन बैलेंस फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। मान लो आपकी लड़ाई हो गई, आपकी लड़ाई हो गई आपके भाई से, मतलब वैसी लड़ाई नहीं हुई, प्यार वाली लड़ाई हुई, ऐसा नहीं कह रहा। क्यों लड़ाई हुई? मोबाइल के लिए, कि भाई मोबाइल मैं चलाऊंगा। वो कहता नहीं भाई मोबाइल मैं चलाऊंगा, 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 नहीं भाई मोबाइल मैं चलाऊंगा। तो इसी बात को लेकर आपके बीच में हो जाती है बहस। आप दोनों मोबाइल को पकड़कर खींचते हो, आप दोनों मोबाइल को पकड़कर क्या करते हो? खींचते हो। जितना बल ये वाला भैया लगा रहा है ना, उतना बल ये वाला भैया लगा रहा है। क्या बोला? जितना बल ये वाला भैया लगा रहा है ना, उतना बल ये वाला भैया लगा रहा है। देखो उदाहरण देके समझाता हूं, बोर्ड पे डायग्राम के साथ समझाता हूं भाई, देखना ध्यान से, बोर्ड पे डायग्राम के साथ समझते हैं अपन। मान लो ये रिया आपका मोबाइल, ठीक है, ये रहा आपका मोबाइल। इस मोबाइल पर आप लड़ाई के लिए अपनी ताकत का लगा रहे हो, इस मोबाइल पर अधिकार के लिए, इस मोबाइल पर हक जमाने के लिए। नहीं मैं चलाऊंगा, तेरा भाई कह रहा है कि वो चलाएगा, आपका भाई कह रहा है कि वो चलाएगा, आप कह रहे हो कि नहीं मैं चलाऊंगा। तो इसके लिए लड़ाई हो रही है, तो आप इस पर इस दिशा में बल लगा रहे हो, इस पर इस दिशा में बल लगा रहे हो, और आपका भाई इस दिशा में बल लगा रहा है। लो भाई आप इस दिशा में बल लगा रहे हो, आपका भाई इस दिशा में बल लगा रहा है, लेकिन मोबाइल वहीं का वहीं है। ना मोबाइल आप खींच पा रहे हो, ना मोबाइल वो खींच पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आप जितना बल मतलब F लगा रहे हो, आपका भाई भी उतना बल लगा रहा है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर यदि एक से ज्यादा बल लग रहे हो, मैं यहां पर 2 बल की बात कर रहा हूं, आपके लिए 2 बल के लिए जानना काफी है। अगर किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हो, परंतु वो वस्तु फिर भी विराम में हो। अच्छा एक और इसकी कहानी है, गति में भी हो सकती है, पर अभी आप विराम में मानो उसे। ठीक है, मान लो यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हो,
यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हो और यदि वस्तु वो विराम में, मतलब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन ना करे, अपनी अवस्था में परिवर्तन ना करे, तो इस प्रकार के बलों को क्या कहा जाता है? संतुलित बल। सर नहीं आया समझ? सर नहीं आया समझ? सर आप तो और बताओ, सर आप तो इसकी कहानी और बताओ। अब देखो भाई, इस वस्तु पर आप मोबाइल पर क्या लगा रहे थे? बल। इस दिशा में लगाया था आपने बल, आप लगा रहे थे और आपका भाई इस दिशा में बल लगा रहा था। अच्छा, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि आप जितना बल लगा रहे हो, बल पहले व्यक्ति का, पहले व्यक्ति मतलब मैं अपने आप को मान लेता हूं, वो बल दूसरे व्यक्ति के बल के बराबर हो। जब दोनों बल बराबर होते हो, जब दोनों बल बराबर होते हो, जब दोनों बल बराबर होते हो, इस स्थिति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी। इस स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे, अर्थात पहला बल दूसरे बल के प्रभाव को समाप्त कर देगा, अर्थात उस वस्तु पर नेट बल, नेट बल मतलब कुल बल का जो मान होगा, आप बता दो भाई, कुल बल का मान कितना हो जाएगा? आपको पता है, यदि ये वाला बल इस दिशा में F है और ये वाला बल इस दिशा में F है, तो इस बिंदु पर ये वाला बल इस बल के प्रभाव को समाप्त कर दे रहा है। तो इस स्थिति में कुल प्रभाव कितना होगा बच्चे? शून्य होगा। कुल प्रभाव कितना होगा बच्चे? शून्य होगा। अर्थात यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हो, यदि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे हो और हर स्थिति में उस पर जितने भी बल लग रहे हो ना, उन सभी का परिमाण, एक का परिमाण दूसरे के परिमाण को समाप्त कर दे, मतलब एक का जो इफेक्ट है दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे, तो इस स्थिति में जो कुल बल होगा वो बल कितना होगा? शून्य होगा। इस स्थिति में यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। तो संतुलित बल की खासियत यह है कि भाई, पहली खासियत तो यह है कि किसी वस्तु पर कुल बल क्या होगा? शून्य होगा। कुल बल क्या होगा बच्चे? शून्य होगा। पहली खासियत क्या है कि कुल बल कितना होगा बच्चे? शून्य होगा। दूसरी खासियत क्या है कि यदि ये वस्तु विराम में है तो विराम में ही रह जाएगी। आपने दोनों तरफ से मोबाइल को खींचा था, दोनों तरफ से मोबाइल को खींचा था, तो ना मोबाइल यहां जा रहा था ना मोबाइल यहां जा रहा था, दोनों तरफ बराबर बल लगाया था। इस स्थिति में ये मोबाइल विराम में ही रह गया, ये मोबाइल किस में रह गया? विराम में रह गया। और अगर ये मोबाइल विराम में है ना, तो इस पर कुल बल का मान शून्य होगा। कुल बल का मान कितना होगा बच्चे? शून्य होगा। तो इस पर लगने वाले कुल बल का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। तो संतुलित बल में कुल बल का मान, नेट बल एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी भी वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान कितना हो जाएगा? शून्य होगा। इस स्थिति में जो बल होगा, उस बल के जोड़े को हम कहेंगे संतुलित बल। क्या कहेंगे भाई? संतुलित बल। मान लो इसके बाद अब हम बात करते हैं असंतुलित बल की। मान लो लड़ाई और बढ़ गई, मान लो लड़ाई और बढ़ गई, नहीं मान रहे भाई, आप भी नहीं मान रहे, आपका भाई भी नहीं मान रहा, आप भी नहीं मान रहे, आपका भाई भी नहीं मान रहा, उस मोबाइल के लिए आपको लड़ना ही है, आपको मानना ही नहीं है। तो ये रहा आपका मोबाइल, हरे रंग से बनाया था भाई, फिर से हरे रंग का बना देता हूं, ये रहा आपका मोबाइल, ठीक। आप नहीं मान रहे भाई, आपको तो चाहिए मोबाइल, आपका भाई भी नहीं मान रहा, आपको मोबाइल चाहिए। आज तो युद्ध होकर रहेगा, आज तो गृह युद्ध होकर रहेगा, आज ये मोबाइल गृह युद्ध कराकर रहेगा, आज आपके और भाई के बीच में लड़ाई होकर ही रहेगी, या तो तू तेरा, या तो मैं मेरा, या तो मोबाइल तेरा, या तो मोबाइल मेरा। आपने क्या करा फिर? इस स्थिति में मोबाइल को खींचोगे या और जान लगाकर और पावर लगाकर खींचोगे उस मोबाइल को, और बल लगाकर उसे अपनी तरफ खींचोगे, करोगे या नहीं? अच्छा, ज्यादा बल मत लगाना, मोबाइल टुकड़े होकर आपके पास आ जाएगा। तो आपने करा क्या बच्चे? देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो और अधिक बल लगाया। आपने करा क्या? और अधिक बल लगाया, तो ये मोबाइल क्या हो गया? आपकी तरफ चलने लगा। यदि आपने बल लगाया था F1, आपके भैया ने बल लगाया था F2, तो इस स्थिति में यदि दोनों में से किसी भी एक बल का मान ज्यादा हो जाए, मान लो F1 का मान ज्यादा हो गया और F2 का मान कम हो गया, मान लो F1 का मान ज्यादा हो गया और F2 का मान कम हो गया, तो इस स्थिति में जो मोबाइल है ना, आपकी तरफ खिंचकर आ जाएगा। अब वो भाई आपका छोटा था, उसके पास कहां बल था ज्यादा, उसमें बल लगाने का सामर्थ्य था ही नहीं। आपने अपनी मांसपेशियों, आपने अपनी शक्ति, आपने अपनी पावर का उपयोग करके मोबाइल को अपनी तरफ खींच लिया, बल ज्यादा लगाकर। जैसे ही आपने बल ज्यादा लगाया ना, मोबाइल आपकी तरफ चला आया। जैसे ही मोबाइल आपकी तरफ चला आया ना, तो इस स्थिति में जो बल है ना, वो बल का जो जोड़ा है, बल का जो प्रभाव है, वो बल का कुल प्रभाव कहलाएगा असंतुलित बल। क्या कहलाएगा बच्चे? वो असंतुलित बल। क्या कहलाएगा बच्चे? वो असंतुलित बल। तो यहां पर जो बल का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है ना, वो प्रभाव कितना उत्पन्न हो रहा है बच्चे? असंतुलित। उदाहरण के लिए अब आप अच्छे से जान रहे हो, मान लो आपने 100 न्यूटन का बल लगाया था और आपके भाई ने 70 न्यूटन का बल लगाया था,
तो मोबाइल किस तरफ चलेगा? मोबाइल आपकी तरफ चलेगा। जिस तरफ बल का प्रभाव ज्यादा है, वस्तु की गति भी उस तरफ हो जाएगी। अरे क्या बात बोल दी सर, पहले मोबाइल तो विराम में था, अब ये गति में आ गया। अरे वाह, यही तो मैं बताना चाह रहा था कि असंतुलित बल में यदि कोई वस्तु पर जिस दिशा में अधिक बल लगता है, वो उस दिशा में गतिशील हो जाती है। ये इस दिशा में अधिक बल का एहसास कर रहा है आपका मोबाइल, तो इस दिशा में वो गतिशील हो जाएगा। इस स्थिति में यदि आप कुल बल का मान निकालना चाहते हो, किसका मान निकालना चाहते हो बच्चे? कुल बल का मान निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे? F1 माइनस F2। तो बच्चे F1 का मान आपने कितना लिया है? 100 न्यूटन, और F2 का मान आपने कितना लिया है? 70 न्यूटन। तो 100 में से 70 गए, कितने न्यूटन का बल बना बच्चे? 30 न्यूटन का बल। कितने न्यूटन का बल बचा बच्चे? इस वस्तु पर कुल बल का मान 30 न्यूटन है, और इसकी अगर दिशा बताओ तो ये रही दिशा इसकी। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको 2 प्रकार के बल के प्रभाव बताए। बल के प्रभाव तो मैंने आपको 6 भी बताए, बल्कि 6 भी बताएं। इसके अलावा ये 2 नई बातें बताई हैं कि बल बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। बल है ना, संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। अब संतुलित बल तब होता है जब किसी वस्तु पर कुल परिमाण, कुल बलों का जो योग आए ना, वो बल का योग कितना आए? 0 आए। इस स्थिति में यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रह जाएगी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रह जाएगी। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगा रहे हो, उदाहरण के लिए एक कार चल रही है, आप कार के ऊपर चढ़कर एक आगे से धक्का लगा रहे हो, आपका मित्र पीछे से धक्का लगा रहा है, तो कार तो गति में है, उसको आगे पीछे वाले धक्के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार क्या है? गति में है। तो यदि संतुलित बल की बात करें तो इस स्थिति में यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रह जाएगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रह जाएगी। लेकिन असंतुलित बल की बात करें भाई, तो इस स्थिति में वस्तु गति से विराम में या विराम से गति में आ सकती है। तो यहां से हमें पता चला कि भाई 2 इफेक्ट, यहां पर ये 2 इफेक्ट को कवर कर रहा है। ये बल कितने इफेक्ट को कवर कर रहा है? 2 इफेक्ट को। अब बड़ा साधारण सा परिभाषा है इसकी भाई, बड़ी साधारण सी परिभाषा। क्या साधारण सी परिभाषा? कि यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हो और कुल बल का मान 0 हो, उस वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मान 0 हो, अर्थात एक बल दूसरे बल के प्रभाव को समाप्त कर दे, एक बल दूसरे बल के प्रभाव को समाप्त कर दे। मैंने उदाहरण दिया, मोबाइल की लड़ाई लड़ी, देख लो, एक और उदाहरण देख लो भाई। मोबाइल की लड़ाई लड़ी, मैंने आपके घर में लड़ाई करा दी, गृह युद्ध करा दिया। ये रही मेरे पास एक केबल, मैं क्या लगा रहा हूं? बल। तो मैं जितना इस हाथ से बल लगा रहा हूं ना, उतना इस हाथ से बल लगा रहा हूं। तो इस स्थिति में ये केबल किस में है? ये केबल पर लगने वाला कुल बल 0 है। कितना है? कुल बल 0 है। लेकिन मैं ठहरा बावला, मैं ठहरा थोड़ा सा सनिकी। तो भाई मैंने क्या करा? एक तरफ से ज्यादा बल लगा दिया। जैसे मैं एक हाथ से ज्यादा बल लगा रहा हूं ना, तो ये केबल इस डायरेक्शन में जा रही है। देखो, मैं इस वाले हाथ से ज्यादा बल लगा रहा हूं तो ये केबल इस डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चे संतुलित बल तब होगा जब वस्तु पर कुल बल का मान कितना होगा? 0 मान। और असंतुलित बल कब होगा? जब वस्तु पर कुल बल का मान कुछ और आएगा। और इसी के साथ आपको दिशा निकालना भी आना चाहिए। जिस दिशा में बल का मान ज्यादा है, उस दिशा में यह वस्तु गति करेगी। बोलो आया? बोलो बल के बारे में आया? अब अच्छे देखो, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो फ्रांस में, पेरिस में, सेवरस में है, जहां से सारी दुनिया के मात्रकों को कंट्रोल किया जाता है, वहां से बल का मात्रक डिसाइड किया गया न्यूटन। क्या डिसाइड किया गया बच्चे? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चे? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है बच्चे? न्यूटन। याद रखना आप इस बात को, आप इस बात को भूलना नहीं, आप इस बात को जिंदगी में मत भूलना। जिंदगी भर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, न्यूटन जी के बारे में, सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इन्हीं ने बहुत सारी डिस्कवरी करी, इन्हीं ने बहुत सारी बातें करी, इतना बड़ा विज्ञान उन्होंने बनाया, इतना बड़ा विज्ञान बनाया, तो उनके नाम पर बल का मात्रक रख दी गया। मात्रक का नाम क्या रखा गया? न्यूटन। ठीक है भैया, अब जिसको ये बात समझ आ गई कि बल का मात्रक न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन है, तो वो जरा लिख दो कि हाँ भाई बल का मात्रक न्यूटन है। अब हम कभी नहीं भूलेंगे। अब जो अगली क्लास होगी ना, अगली क्लास में मैं आपको बल के मात्रक के साथ साथ बल के मात्रक की परिभाषा भी बताऊंगा। मैं न्यूटन के बारे में और बताऊंगा। मैं आपको बल का सूत्र भी बताऊंगा। फोर्स इज इक्वल, बल इज इक्वल टू त्वरण इनटू द्रव्यमान।
फोर्स इज इक्वल टू त्वरण इनटू द्रव्यमान। अगली क्लास में पढ़ेंगे भाई, थोड़ा सस्पेंस छोड़ने दो यहां पर, थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ने दो। अब बढ़ते हैं आगे आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। आज के दूसरे टॉपिक की तरफ जड़त्व क्या है बच्चे? जड़त्व। मैं आपको जड़त्व एक बार में समझा दूंगा, मैं आपको जड़त्व एक बार में समझा दूंगा। बस एक शब्द सुन लेना, बस एक शब्द सुन लेना। इसका मतलब होता है जिद। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? जिद। कैसी जिद? कैसी जिद? भाई हम तो बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कुर्सी है, हम तो बैठे हुए हैं, हमें उठना ही नहीं है। हम तो बैठे हुए हैं, हमें उठना ही नहीं है। हम तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमें उठना ही नहीं है, हमें उठना ही नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो? जिद। और ये जिद ही है जड़त्व। ठीक है। अच्छा, आप खड़े हो, हम तो खड़े हुए हैं, हमें बैठना ही नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो? जिद। मतलब आप क्या कर रहे हो? जड़त्व। ठीक है। हम तो सो रहे हैं, हम तो सो रहे हैं भाई। सुबह सुबह 6 बज गया, 6:30 बज गया, 7 बज गया, मम्मी ने बोला बेटा उठ जा, स्कूल जाना है, उठ जा जल्दी स्कूल जाना है। तो फिर नहीं उठे, फिर 200 किलोमीटर की स्पीड से एक फ्लाइंग चप्पल आई, उस फ्लाइंग चप्पल ने आपके जिद को तुरंत खत्म कर दिया। तो भाई जिद होती है जड़त्व। जिद होती है क्या? जड़त्व। आप अगर लेटे हुए हो, आप अगर सो रहे हो, आप अगर बैठे हुए हो, तो आप आराम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बच्चे? आराम कर रहे हो। अब आप नहीं चाहते कि आप उठकर बैठो, उठकर खड़े हो। आप बैठे हुए हो मतलब आप आराम कर रहे हो, मतलब विराम में हो। अब आप नहीं चाहते कि आप खड़े हो जाओ, आप नहीं चाहते कि आप गति में हो जाओ, आप नहीं चाहते कि आप विराम में हो जाओ। उन सारी बातों के लिए आप क्या कर रहे हो? जिद। आप क्या कर रहे हो बच्चे? जिद। और वो जिद ही क्या है? जड़त्व। वो जिद ही क्या है बच्चे? जड़त्व। जड़त्व का मतलब आप अगर आराम कर रहे हो ना, आप नहीं चाहते कि भाई मैं काम करूं। आप अगर विराम में हो ना, तो आप नहीं चाहते गति में आऊं। क्या बोला? अगर आप आराम कर रहे हो ना, तो आप नहीं चाहते गति में आओ। आप अगर आराम कर रहे हो ना, तो आप नहीं चाहते आप गति में आओ। यही है जिद और यही है जड़त्व। एक लाइन में आपको बता दिया। ठीक है, आगे सुनना। जड़त्व और क्या होता है? जड़त्व आपको बताता है कि आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे। आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करोगे। आप अगर आराम कर रहे हो तो आराम करते रहोगे। क्या बोला? आप अगर आराम कर रहे हो तो आराम करते रहोगे, क्योंकि आप में क्या है? जड़त्व। आप में क्या है? जड़त्व है। अच्छा सर, आराम में ही जड़त्व रहेगा क्या? मैं तो चल रहा हूं, मैं तो चलता रहूंगा, मैं तो हमेशा चलता रहूंगा। 2 दिन, 200 दिन, 2000 दिन, 2 करोड़ दिन, 2 साल, 2 लाख साल, 2 करोड़ साल, 2 सदियां, 2 पृथ्वी, 2 सूर्य, सब घूम के आ जाऊंगा। मैं चल रहा हूं, चलता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। मतलब आप क्या कर रहे हो? जिद। आप क्या कर रहे हो? जिद। ये जिद ही है जड़त्व। ये जिद ही है जड़त्व। मतलब यदि आप गति में हो तो आप गति में ही रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते आप विराम में हो। अगर आप विराम में हो तो विराम में रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते गति में आओ। यही तो है जड़त्व। यही तो है जड़त्व। जड़त्व का मतलब आपको आपकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। अब लो भाई, परिभाषा आ गई, आपको परिभाषा आ गई। अगर आपने ये बात सुन ली, जड़त्व क्या है? आपकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध। जड़त्व क्या है भैया? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो जड़त्व है क्या? जड़त्व है क्या? जड़त्व है अवस्था में परिवर्तन का विरोध। अवस्था में परिवर्तन का विरोध। यदि आप सो रहे हो तो आप चाहते हो सोते रहो, यदि आप बैठे हो तो आप बैठे रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते खड़े हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? जिद। और यही जिद है जड़त्व। यही जिद है जड़त्व। तो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है बच्चे? जड़त्व कहलाता है। ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखना। मान लो ये ट्रक, मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूं, माना कि मेरी ड्राइंग बुरी है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। मान, ट्रेन मत समझ लेना भाई, ये रहा एक ट्रक। ठीक, तो भाई ये ट्रक के एक्सेल्स हैं, ये ट्रक के टायर्स हैं। ठीक, तो ये ट्रक के टायर्स हैं। ठीक, अब ये ट्रक खड़ा हुआ, ये ट्रक खड़ा हुआ, ये ट्रक खड़ा हुआ। अब मैंने घड़ी लगाई अपनी देखने के लिए, ट्रक भैया 1 बजे 12 बजे खड़े हुए, 1 बजे खड़े हुए, 2 बजे खड़े हुए, 3 बजे खड़े हुए, 4 बजे खड़े हुए, 5 बजे खड़े हुए, 10 बजे खड़े हुए, 12 बजे खड़े हुए। ये ट्रक भैया खड़े रहेंगे, क्योंकि ट्रक भैया क्या है? जिद्दी। ट्रक भैया के पास क्या है? जड़त्व। ट्रक भैया के पास क्या है? जड़त्व। ये भैया किसमें है? ये ट्रक भैया किसमें है? ये ट्रक भैया है विराम में। ये ट्रक भैया किसमें है बच्चे? विराम में। और ये ट्रक भैया किसमें जाना चाहते हैं? किसी में नहीं जाना चाहते, किसी में नहीं जा, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जड़त्व है। जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चे? जड़त्व है। और ये प्रॉपर्टी किसी भी वस्तु को विराम से गति में नहीं आने देती। किस में नहीं आने देती? गति में नहीं आने देती। किस में नहीं आने देती? गति में नहीं आने देती। तो यदि कोई वस्तु
विराम में है तो वो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। क्या बोला? और यही कहलाता है जड़त्व। न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ेंगे ना, न्यूटन के प्रथम नियम, आपके चैप्टर का नाम ही यही है ना, न्यूटन का प्रथम नियम, और न्यूटन के नियम और जड़त्व के बारे में हमें पढ़ना है। तो न्यूटन के नियम पढ़ने से पहले आपको जड़त्व के बारे में सीखना पड़ेगा कि यदि आप आराम कर रहे हो तो आराम करते रहोगे, आप नहीं चाहते कि आप गति में आओ, यदि आप गति में हो तो गति में रहोगे, आप नहीं चाहते आप आराम में आओ जब तक बल न लगाया जाए। ये न्यूटन के नियम में आपको बताऊंगा मैं सारी बातें। तो जड़त्व का मतलब क्या है कि आप अपनी अवस्था में परिवर्तन करोगे, आप नहीं चाहते आप काम करो। भाई मैं तो बैठा हुआ मूवी देख रहा हूं, मेरा तो मन मूवी देखने में लगा हुआ है, तो मैं मूवी ही देखता रहूंगा ना यार, मैं मूवी देखता रहूंगा। अर्थात मैं चाहता हूं कि मेरी अवस्था में परिवर्तन ना हो, यही तो है जड़त्व। आपकी अवस्था में परिवर्तन का रेजिस्टेंस ही है जड़त्व। आपकी अवस्था में परिवर्तन का रेजिस्टेंस ही है जड़त्व। आप नहीं चाहते गति से विराम में आओ, विराम से गति में आओ, यही तो है जड़त्व भाई। मैंने आपकी परिभाषा लिखी है, मैंने आपके लिए मेरी बहुत सुंदर सी राइटिंग में उड़ती हुई परिभाषा लिखी है तिरछी, ताकि ये तिरछी परिभाषा आपको याद हो जाए। क्या है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध। देखो ऐसी जा रही है, अवस्था में परिवर्तन का विरोध दिख रही है आपको, तिरछी जा रही है। अवस्था में परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है? जड़त्व। आप जड़त्व के बारे में और एग्जाम्पल मान सकते हो। मान लो इस रूम के अंदर मैं ये बॉटल रख के चला जाऊं, अब मैं आता हूं कल, बॉटल यहां नहीं, हाथ पे नहीं, कहीं और रखूंगा। अब मैं आता हूं कल, कल मुझे बॉटल कहां मिलेगी? सर जहां रखी है वहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं परसों, परसों मुझे बॉटल कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं 10 दिन बाद, बॉटल कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं 1 साल बाद, बॉटल कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं 1 सदी बाद, बॉटल कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी। अब मैं आता हूं अगले जन्म में, तो बॉटल कहां मिलेगी? यहीं मिलेगी। बॉटल कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि बॉटल किस में है? बॉटल है विराम में, और ये गति में नहीं आना चाहती, गति में नहीं आना चाहती, क्योंकि इसके पास क्या है? जिद, और वही जिद है जड़त्व। वही जिद क्या है बच्चे? जड़त्व। तो जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विराम से गति या फिर गति से विराम में नहीं आने देता। सर और बातें बताओ, क्या जड़त्व इतना, मैं मानता हूं कि आपको इतना आया या नहीं। अब जड़त्व के प्रकार अभी देखो, छोड़ो साइड में, अभी आप इतना बताओ कि जड़त्व के बारे में इतना समझ आया है या नहीं आया है, इतना बता दो बस, ठीक है? यार आगे आओ तो बता देना भाई। क्या है, लाइव क्लास नहीं है, जब लाइव क्लास होती है ना तो भाई सब कुछ एक एक बात में सुन लेता हूँ, एक एक बच्चों की बात सुन लेता हूँ। आप जानते हो इतने दिन में देख रहे हो मैं सारे बच्चों के रिप्लाई दे डालता हूँ इतने में, ठीक है? तो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक, अगले में देखते हैं भाई जड़त्व के प्रकार। अभी ये चलते हुए भैया को दिखाता हूं थोड़ी देर में। अब जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं बेटा, कितने मैं आपको बताता हूं, ठीक? मैं आपको 3 प्रकार बताता हूं। पहला गति का जड़त्व, नहीं पहले हम विराम का पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहला कौन सा भैया? विराम का जड़त्व, ठीक? विराम का जड़त्व, कौन सा जड़त्व पढ़ रहे हैं बच्चे हम? विराम का जड़त्व। दूसरा सर गति का जड़त्व। कैसा? गति का जड़त्व। कैसा? गति का जड़त्व। तीसरा विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, और दिशा का जड़त्व। मैं दिशा का जड़त्व। बच्चे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको चलते फिरते उदाहरण देता हूं उनके, ठीक है? पहले हम बात करेंगे एक एक करके जड़त्व के प्रकार के। बच्चे आज का लास्ट टॉपिक है, आज का थोड़ी देर की क्लास और बची है। इस थोड़ी देर की क्लास में ये चीज सीख कर जाना कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है विराम का। दूसरा कौन सा होता है? गति का। तीसरा कौन सा होता है? दिशा का। देखो बच्चे, आप आराम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हो, मतलब आप किस में हो? विराम में हो। आप किस में हो बच्चे? विराम में। तो आप थोड़ी चाहते हो आप गति में आओ। भाई अपनी अवस्था के परिवर्तन को बदलने से रोकना ही तो जड़त्व है, अपनी जिद करना ही तो जड़त्व है। आप अगर विराम में हो तो विराम में रहोगे, आप अगर विराम में, आपको नहीं आना भाई गति में यार, आप सो रहे हो, सोते रहोगे, सोते रहोगे तो उठना तो पड़ेगा, मतलब सो रहे हो थोड़ी देर के लिए, आप सुबह मम्मी 5 मिनट और, मम्मी 5 मिनट और, तो आप किस में हो बच्चे? मम्मी 5 मिनट और, मतलब आप किस में हो? एक अवस्था में दूसरी अवस्था में जाने के लिए आप उसका विरोध कर रहे हो। मान लो आप सो रहे हो, आप तो सो रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? विराम में हो। तो यदि आप विराम में हो तो विराम में रहना चाहते हो, आप गति में नहीं आना चाहते, उस स्थिति में आपका जड़त्व क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व। कौन सा जड़त्व कहलाएगा? विराम का जड़त्व। बढ़िया, आ गया। दूसरा मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा, आपको उदाहरण के साथ सारी बातें बताऊंगा, याद रखना।
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, उसके बाद अगले जड़त्व की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व बेटा? गति का जड़त्व। अब आप खेलने गए, आप खेलने गए, खेलने में ऐसे मशगूल हो गए, खेलने में ऐसे डूब गए। जब आप खेल रहे थे तो आप भाग रहे थे, आप दौड़ रहे थे, आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे, आप रन ले रहे थे। जब आप फुटबॉल खेल रहे थे तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अर्थात गति के जड़त्व में थे। किस में थे बच्चे? गति के जड़त्व में थे। यदि आप गति के जड़त्व में थे तो आप गति के जड़त्व में ही रहोगे। किस में नहीं आओगे? विराम में। किस में नहीं आओगे? विराम में। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, इस स्थिति में जड़त्व का कहलाता है विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, इस स्थिति में जड़त्व का कहलाता है गति का जड़त्व। और यदि वस्तु एक दिशा में जा रही है, यदि कोई वस्तु किसी एक दिशा में है तो उस दिशा में ही रहना चाहती है, इस स्थिति में जो जड़त्व कहलाएगा दिशा का जड़त्व कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर फुटबॉल एक दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में जाती रहेगी। अगर कोई फुटबॉल एक दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में हमेशा जाती रहेगी। इस जड़त्व को बोला जाता है दिशा का जड़त्व। उदाहरण के साथ बताता हूं, देखो बेटा, कोशिश कर रहा हूं यहां से मैं एनिमेटेड उदाहरण उठाऊं। ठीक है, एनिमेटेड उदाहरण उठाते हैं। देखो बेटा, ठीक, अब भाई बहुत सारे उदाहरण है। अब भाई ये देखो, ये भैया देखना बेटा ध्यान से, ये भैया चलते हुए आ रहे थे, ये भैया चलते हुए आ रहे थे किसके? स्केटबोर्ड के ऊपर खड़े होकर। स्केटबोर्ड के ऊपर जब ये खड़े होकर आ रहे थे तो स्केटबोर्ड से एक पत्थर टकरा गया। क्या टकरा गया बच्चे? एक पत्थर टकरा गया। अब जैसे ये पत्थर टकराया ना, जैसे ये पत्थर टकराया, आप देखो यहां पर इनसे एक पत्थर टकरा गया। ठीक है, क्या टकरा गया? एक पत्थर। और जब इनसे एक पत्थर टकराया है, ठीक है, जब इनसे ये पत्थर टकराया है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, जब इनसे क्या टकराया है? पत्थर। जब इनसे ये पत्थर टकराया है ना, तो ये भैया, भाई ये रुक क्यों गया? भाई ये रुक क्यों गया? ठीक, भाई ये रुक क्यों गया? ठीक, अब देखो वापस यहीं आ गए अपन जहां थे। ठीक, चलता फिरता अच्छा लग रहा था, ये रुक क्यों गया? चल भाई हट जा यहां से, तो हमें वहीं ले जा वापस जहां थे हम। ठीक, यहां आ जाते हैं। ठीक, लो भाई, कहां थे? इसी पर थे, इसी आदमी को गिरा रहे थे हम। लो भाई, तो भाई ये व्यक्ति चलते चलते आ रहे थे, अर्थात गति में थे। अर्थात किस में थे? ये गति में थे। अब ये व्यक्ति की स्केटबोर्ड पत्थर से टकरा गई तो स्केटबोर्ड पर बल लग गया, और बल लगने के कारण स्केटबोर्ड विराम में आ गई। लेकिन भैया तो जिद्दी थे, भैया के पास क्या था? जड़त्व। भैया तो रुक नहीं रहे। भैया ने कहा मैं ना रुकूं, कोई रोके मैं ना रुकूं। मैं आगे बढ़ गया, और मैं आगे बढ़ गया तो औंधे मुंह गिर गए। इनके मुंह का मेकअप हो गया, इनके मुंह का डिजाइन बन गया। तो देखो ये भैया जब चलते हुए आ रहे हैं तो इनके पास क्या है बच्चे? जड़त्व है। इन दोनों के पास क्या है? जड़त्व है। लेकिन ये स्केटबोर्ड, ये इनकी गाड़ी, ये इनका वाहन पत्थर से टकरा गया। जैसे ये पत्थर से टकराया ना, तो इसके पास क्या? ये आ गया विराम में, और ये भैया किस में रह गए? गति में। क्योंकि इन भैया के पास क्या था? गति का जड़त्व। कौन सा जड़त्व था? गति का जड़त्व। अर्थात ये भाई साहब गति में थे तो गति में ही रहना चाहते हैं, ये विराम में नहीं आना चाहते। इस वजह से इनके मुंह का डिजाइन बदल गया, इस वजह से इनके मुंह का रूप बदल गया। अब अगला देखो, ये देखो भाई, ये धुलाई हो रही है, दिवाली की सफाई हो रही है, ये त्योहार आने वाला है, घर की सफाई कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये लोग त्योहार आ रहा है, घर की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि धूल को हम झटकार दें चादर की, धूल को चादर की झटकार दे। तो ये धूल को झटकार रहे हैं चादर की। तो जब ये धूल को चादर की झटकार रहे हैं ना बेटा, जब ये धूल को चादर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये चादर को गति में ले आते हैं। चादर को किस में ले आते हैं? गति में। लेकिन चादर के अंदर जो धूल थी, इमेजिन करना, चादर के अंदर जो धूल थी वो धूल विराम में रह जाती है, और चादर के अंदर की धूल विराम में रह जाती है, तो धूल और चादर अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात यहां पर कौन सी गति का, कौन से जड़त्व का उदाहरण है? कौन से जड़त्व का उदाहरण है? क्या बोला? चादर और चादर के कण किस में रह गए थे? विराम में। लेकिन चादर गति में आ गया, लेकिन धूल कण तो जिद्दी है, जिद्दी है, अर्थात उनके पास क्या है? जड़त्व। और जड़त्व है तो वो भैया विराम में रह जाते हैं। चादर आगे बढ़ गया और धूल के पार्टिकल वहीं के वहीं रह गए जहां वो थे। ठीक है, उदाहरण एग्जाम वो मुझे कमेंट में आंसर देके बताना। अब देखो भाई, ये भाई साहब दौड़ते हुए आए, इनको लंबी कूद, लॉन्ग जंप करना था, 2000 फीट की कूद करना था। ये 2000 फीट की कूद करते हुए आए, देखना, ये दौड़ते हुए आए और ये कूद गए, फिर भी ये आगे जा रहा है। ये दौड़ते हुए आए, ये फिर कूद गए, फिर भी ये आगे जा रहा है। दौड़ते हुए आए, ये कूद गए, फिर भी इनके कदम तो रुक गए। लेकिन जब ये दौड़ते हुए आ रहे हैं ना बेटा, तो ये जड़त्व इकट्ठा करते हुए ला रहे हैं। क्या इकट्ठा करते हुए ला रहे हैं? जड़त्व। कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व।
और जैसे ये उचकते हैं, जहां से जंप मारते हैं, जहां से जंप मारते हैं, इनके पास तो जिद रहती है जो इन्हें गति में ही रखती है, जो इन्हें विराम में नहीं आने देती। तो बच्चे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये भाई साहब चलते हुए है गति का जड़त्व लेकर, इन्होंने भागकर गति का जड़त्व बनाया, अपने मोमेंटम, अपने संवेग को बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारी गति इकट्ठी करी। तो गति का जड़त्व जैसे ये लेकर आ रहे थे, ये जंप मार दिया और गति का जड़त्व इन्हें आगे ले गया। और उदाहरण दो सर, ये देखो भाई, ये पेड़, प्यारा सा पौधा, ये सेब का, लाल लाल सेब का प्यारा सा पौधा, लाल लाल से, अगर यह टमाटर का पौधा होता, टमाटर का पेड़ होता, तो मैं करोड़पति हो जाता आज। इतना टमाटर मेरे पास होता तो भाई, ठीक। तो भाई यहां पर आप भी ऐसा करे होगा, पेड़ को ऐसे ऐसे हिलाते हो, पेड़ को हिलाते हो तो आम गिरता है, टमाटर नहीं गिरता, आम गिरता है, सेब गिरता है। न्यूटन साहब बैठे हुए थे, पेड़ पर हवा चली, न्यूटन साहब के सर पर सेब गिर गया, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ आ गया गति में, जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ आ गया गति में, लेकिन जो फल थे वो लटके हुए थे, वो विराम में ही रह गए। तो फल के पास विराम का जड़त्व भी रह गया, लेकिन पेड़ के पास गति का जड़त्व आ गया। तो फल तो जिद्दी थे, फल तो जिद्दी थे, उन्हें नहीं चाहिए कुछ, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो वही जड़त्व अच्छा लग रहा था जो उनके पास है, क्योंकि वो विराम में थे। पेड़ किस में थे? विराम में थे, तो विराम में ही रह जाएंगे। पेड़ किस में थे? विराम में थे, तो विराम में ही रह जाएंगे भाई, ठीक। एक ये भाई चूहा चाचा, एक ये भाई चूहा चाचा दौड़ रहे थे, एक ये भाई जब तक दौड़ रहे थे ना, तब तक ये गति में थे। इन भाई साहब ने अचानक से अपने पैरों को रोक दिया, तो ये इस चक्रे के साथ, इस पहिए के साथ, इस गोल गोल ट्रॉली के साथ, इस गोल गोल रास्ते पर गोल गोल घूम रखे। पहले जब चूहा चाचा चल रहे थे ना, तो इन चूहा चाचा के पास कौन सा जड़त्व था? गति का जड़त्व था। कौन सा जड़त्व था बच्चे? गति का जड़त्व था। कौन सा जड़त्व था बच्चे? गति का जड़त्व था। लेकिन ये चाचा तो मान नहीं रहे थे। अब ये जो टायर था, इनका जो रास्ता था, इस रास्ते के पास एक आ गया, कौन सा? गति का जड़त्व। अब ये चाचा नहीं माने, अब गति में है तो गति में रहेंगे, गति में है तो किस में रहेंगे? गति में, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये गति में है तो गति में रहेंगे। आंसर दो, इनके पास कौन सा जड़त्व है? आंसर दो, इनके पास कौन सा जड़त्व है? और उदाहरण देखते हैं भाई। अब अक्सर आपसे कहा जाता है कि वाहन चलाते दौरान, वाहन जब आप चला रहे हो तो वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। क्यों कहा जाता है? आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। मान लो हम कार चला रहे हैं, गाना गाते हुए, वही वाला गाना जो हमेशा गाता हूं मैं, नीले गगन के तले। अब भाई गाना गाते गाते आप चला रहे हो, गाना गाते गाते गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी 100 की स्पीड में आ गई। इतनी स्पीड में चलाना मत, उदाहरण दे रहा हूं भाई, उदाहरण, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते अचानक से सामने कोई आ जाता है लिफ्ट मांगने, लिफ्ट प्लीज। आप क्या करते हो? तुरंत ब्रेक लगाते हो। सुनना, आप और आपकी गाड़ी दोनों किस में थे? गति में। दोनों किस में थे बच्चे? गति में। तो आपके पास कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व। और आपकी गाड़ी के पास भी कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व। अब आपने गाड़ी पर तो बल लगा दिया, गाड़ी पर क्या लगा दिया? बल। तो गाड़ी किस में आ गई? विराम में। तो गति का जो जड़त्व था गाड़ी का, वो किस में आ गया? विराम में। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाए ना, तो आप ऐसे हो गए होगे, ऐसा करना मत, आप आगे चले गए। आपको अगर अचानक ब्रेक लगाने पड़े, आप और गाड़ी दोनों थे कौन से जड़त्व के साथ आगे बढ़ रहे थे? गति के जड़त्व के साथ। लेकिन आपने अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ी किस में आ गई? विराम में। लेकिन आप रह गए गति में, आपका सर पड़ सकता है, आप गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है उससे सर पड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से देर भली भाई, इसलिए आपको बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। गाड़ी चलाते में यदि कोई दुर्घटना होती है, कोई झटका पड़ता है, तो आपका सर आगे नहीं बढ़ेगा। यदि सर आगे नहीं बढ़ेगा तो आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं। याद रखना, वाहन चलाते समय जरूर सीट बेल्ट का उपयोग करें। यह सारी बातें विज्ञान के नियमों के आधार पर होती हैं। जो भी आपसे बातें बोली जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान के राज छुपे होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब आप और गाड़ी चल रहे थे तो आप दोनों के पास कौन सा जड़त्व था? गति का जड़त्व। लेकिन जब ब्रेक लगाया तो गाड़ी के पास कौन सा जड़त्व आ गया? गाड़ी के पास कौन सा जड़त्व आ गया? और आपके पास कौन सा जड़त्व था जिसके कारण आप गति में ही रह गए? और गति में रहने की वजह से आपका सर किसी भी गाड़ी के पार्ट से टकरा सकता है बच्चे, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। बहुत सारा बल लगा दिया अपन ने क्लास में, बहुत सारा जड़त्व लगा दिया आज की क्लास में, बहुत सारी
अब वही है ना, आप यहां भी सोच रहे हो कि जड़त्व लगा दो सर, आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती रहेगी, चलती रहेगी, जड़त्व लगा दो सर, आप भी जिद्दी बन जाओ सर। नहीं बच्चे, यहां पर बल लगाकर अपन जड़त्व के प्रभाव को खत्म करेंगे अगले लेक्चर में, बल लगाकर जड़त्व के प्रभाव को कम करेंगे या परिवर्तन करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ये पॉइंट पढ़ते जाओ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बच्चे, इस दुनिया में कुछ भी काम करना है ना, तुमको, आपको, सबको मिलकर एक कोशिश तो करना पड़ेगी। चंद्रयान पहले कल्पना था, चंद्रयान चांद पर जाना सिर्फ एक सपना था, चांद पर पहुंच जाना सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, उनकी सोच ने, उनके कोशिशों ने, उनके प्रयत्न ने आज उस सपने को साकार किया। तो कुछ भी काम करना इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। आज हम चांद पर गए, आज हम देखना अगले कुछ समय बाद हम किसी और गैलेक्सी में भी जाएंगे, हम किसी और आकाश गंगा में भी पहुंचेंगे, तब देखोगे, तब आप मानोगे विज्ञान की ताकत। विज्ञान तो बहुत ताकतवर है भाई। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है बच्चे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, शब्बा खैर। बने रहने के लिए, मेरी इन बातों को सुनने के लिए, मेरी इन बातों को जानने के लिए, मजा आया आप लोगों के साथ। मैं आपसे कभी मिला नहीं हूं, मौका मिला तो मिलेंगे अपन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, और फिर मिलते हैं SPW के भरोसेमंद और रॉकिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं आकाश श्रवण आप सभी के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।